नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2020। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लाई गई 2020 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मेंस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी, जो जून में कंडक्ट होने वाली है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो सारे डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से हैं सारे इन्फॉर्मेशन, और मैंने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, उसको केवल हटाया गया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी गई है आप उसका इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उसको उठा के, उन सारे वर्ड्स को, सेंटेंस को उठा के रख सकते हैं, और जो फैक्ट दिए गए हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बना के भी लोक सेवा आयोग पूछ सकता है। तो वो उसको आप अपने जो जून में आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जाएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले मैंने कुछ टेबल ऑफ कंटेंट लिखे हुए, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में पढ़नी है, जिसमें अगर मैं एक बड़ा व्यू से बताऊं तो प्रेम्बल होगा सबसे पहले, जो कि मेंस ओरिएंटेड होगा। विजन, मिशन, टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है उसका, कितने टीयर्स में इसका गवर्नेंस किया जाएगा, कौन कौन सी कमिटीज़ या यूनिट्स होंगी, पॉलिसी पीरियड क्या होगा, फाइनेंस कहाँ से होगा, ई वेस्ट हैंडलिंग है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, सब्सिडीज़ किस तरीके की दी जाएगी, कौन कौन सी सब्सिडीज़, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये वीडियो जो है बाइलिंगुअल होगा, यानी इसमें जो प्रिंटिंग होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसको और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, द लैंड विथ एंशियंट हिस्ट्री, is rich in resources and cultural heritage. It is one of the largest state in India with GDP of more than $200 billion and has the largest consumer base in the country with around 240 million people. यानी उत्तर प्रदेश का अभी जो जीडीपी है वो 200 बिलियन के अराउंड है, और इसकी जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ के आसपास है। फिर आगे लिखा गया है इसमें, विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, फ्रीट कॉरिडोर कनेक्टिंग द वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्रॉसिंग द स्टेट। ठीक है, फिर आईटी सिटीज एंड पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इंडस्ट्रियल जोन, स्टेट वाइड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। ये ब्लू कलर में देखो जो लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा ध्यान से, एशियाज लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवा। ठीक है, एंड इंडियाज फर्स्ट प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी एट यमुना एक्सप्रेसवे इन गौतम बुद्ध नगर। तो ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि इसको आप ऐसे डिक्टो उठा के मेंस में भी लिख सकते हैं। द स्टेट हैज टेकन अप अ ट्रेजेक्टरी टुवर्ड्स एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलप्ड सोसाइटी। IT and electronic sector has been contributing immensely to the state industry with the presence of companies like Oppo Mobile, TCS, IBM, Wipro। मतलब इन सब कंपनियों का प्रेजेंस है स्टेट में। गौतम बुद्धा नगर जो आईटी के लिए फेमस है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ये सब कंपनियों का प्रेजेंस है वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए काफ़ी एक्सेलरेट कर रहा है, बूम कर रहा है हमारे स्टेट में आईटी सेक्टर पहले से ही। फिर नेक्स्ट लिखा गया इसमें, द स्टेट हैज़ अबंडेंट स्किल्ड manpower along with presence of prominent institutions like IIT, IIM and triple IT and reputed engineering colleges catering to the demand of industry। ठीक है, तो बताया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में IIT, IIM और ट्रिपल आईटी वगैरह भी हैं, और बहुत से रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, साथ ही साथ स्किल्ड मैन पावर भी है। ठीक, फिर टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट, द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी of 2020 hereby covers the entire state। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में बताया गया कि
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंटायर स्टेट को कवर करता है। दिस विल लीड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच विल नॉट बूस्ट ओनली उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बट क्रिएट बहुत ही ज़्यादा तौर पे एम्प्लॉयमेंट भी उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये हिंदी में है, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा उससे। मिशन देख लेते हैं इसका क्या है। तो मिशन में पहला जो लिखा हुआ है, टू स्टेब्लिश उत्तर प्रदेश एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में सबसे प्रेफरेबल जो जगह होगी वो उत्तर प्रदेश की होगी, ऐसा मिशन है इस पॉलिसी का। टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ESDM इकोसिस्टम, ESDM मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है, इन द स्टेट। फिर टू नर्चर MSME इंटरप्राइज, MSME इंटरप्राइजेस को भी नर्चर करना है हमें, उसको ग्रोथ इंजन बनाना है अपने इकोनॉमी का। टू फॉस्टर कल्चर ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसके मिशन में लिखी हुई है। टारगेट देख लेते हैं, टारगेट इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, मतलब कम से इस पॉलिसी का टारगेट है कि हमें, माफ करिएगा 20,000 नहीं 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। ठीक, फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हैं। ये सारे डिफिनेशन में आगे आपको बताऊंगा, सारे मैंने लिखे हुए डिटेल में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है। तो फिर 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने हैं, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं और ESDM पार्क्स बनाने हैं। ESDM मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने हैं स्टेट में, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स की हेल्प से। ठीक, फिर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू फैब यूनिट। अब ये फैब यूनिट जो है ये स्पेशलाइज होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। इसका डिफिनेशन प्रॉपर लिखा हुआ है जो पॉलिसी में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप जो एग्जैक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है वही लिखना है, ठीक है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में तो मैं समझा दे रहा हूँ। फिर टू प्रोवाइड अप्रॉक्स 4 लाख या 0.4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन द स्टेट्स। तो ये सारे टारगेट्स हैं इसके, टोटल 6 टारगेट्स हैं। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हैं, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, ESDM पार्क बनाना है, फैब यूनिट्स बनाने हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद गवर्नेंस देख लेते हैं। तो गवर्नेंस देखिए हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। अब ये 3 टियर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे आएगी वो नोडल एजेंसी आएगी, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट आएगा और उसके बाद आएगी एम्पावरमेंट कमेटी, ठीक है, ये हायरार्की वाइज होगा। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे नोडल एजेंसी काम करेगी जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम करेगी, फिर उसे जो काम नहीं देखा जाएगा या जो बड़े काम होंगे वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट करेगी और फिर उसके बाद जो सबसे टॉप लेवल पे होगा वो एम्पावर्ड कमेटी होगी। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पे नोडल एजेंसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, Under the Department of IT and Electronics, Government of Uttar Pradesh shall be nominated for effective implementation of electronic manufacturing policy. ठीक, the agency shall be responsible for creative conducive policy involvement, ठीक है, for sustained growth of electronic manufacturing ecosystem in the state. ठीक, सिंगल विंडो की तरह एक्ट करेगी ये। अब सिंगल विंडो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे इसका काम है, तो एक कोई स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में के तहत काम करना चाहता है, तो वो आएगा, जो भी पेपर वर्क वगैरह होगा या जो भी इनिशियल चीज़ें होंगी, क्लियरेंस वगैरह या परमिशन वगैरह ग्रांट कराना होगा उसको, तो वो नोडल एजेंसी के पास ही सबसे पहले आएगा, वही ये काम देखेगी, ठीक है। नोडल एजेंसी विल सेटअप अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। एक नोडल एजेंसी जो होगी ये अपने पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सेट करेगी जिसमें कुछ स्टाफ्स वगैरह होंगे जो ये सारे काम को देखेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि नोडल एजेंसी सबसे निचले स्तर पर हायरार्की में होगी और ये ग्राउंड लेवल पर काम देखेगी। फिर उसके बाद आता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट, इसको चेयर करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और ये नोडल एजेंसी का जो काम होगा उसको ओवरसी करेगी, उसको सुपरवाइज करेगी, ठीक। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होंगे उसको अप्रूव करने का काम करेगी। डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव दिए जाएंगे उसको बांटेगी। रिकमेंड करेगी, ये जो भी पॉलिसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन होंगी इसके पास, वो रिकमेंड करेगी किसको, एम्पावर्ड कमेटी को। एम्पावर्ड कमेटी इसके टॉप लेवल पे, मतलब इसके ऊपर और टॉप लेवल पे जो गवर्नेंस कमेटी है वो उसको ये रिकमेंड करेगी। फिर उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है,
shall be responsible for examining and approving the investment proposal worth up to 200 करोड़ within the policy framework। तो जो 200 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा उसको अप्रूव करने का काम ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट करेगी, और 200 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको फिर कौन अप्रूव करेगा? ये इम्पावर्ड कमेटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ मोर देन 200 करोड़ शैल बी रिकमेंडेड टू इम्पावर्ड कमेटी फॉर नेसेसरी अप्रूवल। अब यहाँ इम्पावर्ड कमेटी के बारे में देख लेते हैं, जो सबसे टॉप लेवल पे होगी। ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक। फिर द चार्टर ऑफ कमिटी शैल बी पर्टेनिंग टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोलाबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा इसका वो ये होगा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कराएगी। जैसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं ना, अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, तो उसको बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी एक साथ, जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, लैंड कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि वो जो भी अपना प्लांट लगाएगी या जो भी कंपनी खड़ी करेगी उसमें गवर्नमेंट का ये टारगेट होगा कि उस ज़्यादा कम से कम फॉसिल फ्यूल खर्च हो, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजम्पशन हो वहाँ पे। तो वो उससे डिपार्टमेंट जो रिलेटेड होगा वो इसमें काम करेगा। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सबका सारा का कोऑर्डिनेशन कराने का काम ये इम्पावर्ड कमेटी करेगी। फिर एक मैंने जो अभी पहले ही बताया 200 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको ग्रांट करने का काम ये इम्पावर्ड कमेटी करेगी। द कमेटी सेल कंसिस्ट मेंबर। अब इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, प्लानिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कमर्शियल टैक्स, एनर्जी, इरिगेशन, हाउसिंग डिपार्टमेंट, लेबर। ये सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं इनके इसके मेंबर होंगे, यानी इसके अंतर्गत आएंगे ये इम्पावर्ड कमेटी के अंतर्गत। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का टाइम फ्रेम क्या होगा। यानी 2020 में ये पॉलिसी आई थी तो ये 5 साल तक के लिए लागू होगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक, यानी अप्रैल 2025 तक ये, या जब तक भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का बजट नहीं आ जाता 2025 में, तब तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम चलता रहेगा। पॉलिसी प्रमोशन, अभी इस पॉलिसी को प्रमोट कैसे करेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? तो उसके लिए बहुत से संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, रोड शो किया जाएगा, समिट्स किए जाएंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका यूज़ किया जाएगा, सोशल मीडिया का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। ठीक है। जिसका काम होगा प्रमोट करना, प्रोसेस करना इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को। जो भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन आएंगे उसको प्रमोट किया जाएगा और उससे प्रोसेस किया जाएगा उस डेडिकेटेड पोर्टल से। तो इस तरीके से पॉलिसी का प्रमोशन होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वगैरह क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है? अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज एंड अदर कॉमन फैसिलिटीज। तो ऐसा एक एरिया होगा, ज्योग्राफिकल एरिया, कोई एक लैंड जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारे संसाधन होंगे और कॉमन फैसिलिटी होगा जो कि ईएसडीएम यूनिट को चाहिए। ईएसडीएम का फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है। पॉलिसी एम टू एस्टेब्लिश 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, जिसका फोकस होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर, टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर, फिर मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से रिलेटेड होंगी, जो ये 3 बनेंगी। इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होगा ये। इन वेरियस पार्ट ऑफ स्टेट सच एज, अब ये 3 कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? ये जो 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उनका लोकेशन कहाँ कहाँ तय किया गया? देखिए एक जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नियर जवाहर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर के पास बनाया जाएगा। फिर दूसरा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बनाया जाएगा वो बुंदेलखंड के पास बनाया जाएगा, बुंदेलखंड वाले रीजन में। फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बनाया जाएगा वो लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन के आसपास बनाया जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद ये जो मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये क्या है? इस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी, यानी पीपीपी मोड पे बनाया जाएगा इसको। ठीक। द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ईएसडीएम पार्क इज 25 एकड़। मतलब जो मिनिमम एरिया इस पार्क को डेवलप करने का होगा वो 25 एकड़ का होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ नहीं होता, बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करता है ये। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो भी रिसर्च इनोवेशन होंगे वो सारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा, और 3 बनाए जाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। 25% ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब इसका जो बनाने का कॉस्ट आएगा 25% गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसका पे करेगी, और 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और इंडस्ट्री जो एसोसिएटेड है वो मिलके साथ में पे करेंगे। ई वेस्ट हैंडलिंग, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क वगैरह डेवलप होंगे, उसमें जो ई वेस्ट निकलेगा, अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का बन रहा है या मेडिकल इक्विपमेंट का ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसका यूनिट बनाया जा रहा है, तो उसमें जो भी वेस्ट निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, तो उसके लिए भी प्रावधान इस पॉलिसी में बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी विल इंकरेज क्रिएशन ऑफ मैकेनिज्म विथ इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ऑफ 2011। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आया था 2011 में, जिसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करें, उसको कैसे डिस्पोज करें, ठीक है। तो उसके तहत ही इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उसको हैंडल किया जाएगा। ऑल्सो द पॉलिसी विल प्रमोट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से वेस्ट के जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री भी डेवलप होती हैं उसको भी प्रमोट करने की बात इस पॉलिसी में की जा रही है। तो देखिए एक पॉलिसी के तहत कितनी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बन रहे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो उससे वेस्ट आएंगे उससे भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है। इंसेंटिव्स देख लेते हैं। इंसेंटिव्स मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे दी जाएगी और क्या क्या दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेंटिव्स क्लेम्ड बाय अ यूनिट फॉर ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी मोर देन 100% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल मतलब वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जो हमारा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं देता, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है। जैसे कोई इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है, तो वहाँ पे मशीनरीज वगैरह लगा दी, तो वो हमारे कैपिटल्स हैं। अब वो उनके ऊपर जो भी काम होगा, जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसको मार्केट में बेचा जाएगा, तो उसके प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा, फिर उससे जो प्रॉफिट होगा तो वो होता है हमारा कैपिटल गेन, ठीक है। तो जो उन सब मशीनरीज वगैरह पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उस पे जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, तो जितने भी हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है उस कैपिटल को लगाने के लिए, उसका 100% से ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं देगी। मतलब मान लीजिए 100 करोड़ हमने लगाया तो 100 करोड़ कुल मिला जुला के 100 करोड़ से ज़्यादा इंसेंटिव आप नहीं पा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट लगा दिया, कैपिटल प्लांट, वो 100 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का ही क्यों ना हो, तो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा इंसेंटिव के रूप में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 11 करोड़ मिल जाएगा, ठीक। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड दैट द बेनिफिट अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है वेरियस टाइप के इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, विल नॉट बी कंसिडर फॉर द ओवरऑल कैप ऑफ 100% ऑफ द FCI disbursement of incentive, ठीक है। all the incentives provided in the policy shall be eligible upon commencement of commercial production। तो जितने भी इंसेंटिव मिलेंगे अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए इस पॉलिसी के अंदर, मतलब आपने प्लांट वगैरह लगा दिया, कंपनी लगा दी, अब वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ही इंसेंटिव आप ले पाएंगे। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द एसेट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एज बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मैं बता रहा था ना, यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्हीं सब चीज़ों पे किया जाता है। तो इनको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट्स बोलेंगे, और इन पे जो इन्वेस्टमेंट लगेगा इनको बनाने में उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कैपिटल सब्सिडी कैसे देगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन्वेस्टर्स विल बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग इंसेंटिव्स। तो अब इसमें इंसेंटिव्स अप टू 200 करोड़ रुपए तक का दिया जाएगा। अब देखिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में आप नहीं लिखना चाहिए आपको। या आप लिख भी देंगे 1-2 पॉइंट तो आपको मार्क्स तो फेच कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका सही होगा, इतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से तो याद ही कर लीजिए आप इसको। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए 3 बास्केट बनाए गए, ठीक है, जिसमें अगर आप 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं या 200 से लेके 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं या 1000 के पार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको कैसे कैसे सब्सिडी वगैरह मिलेगी। तो पहले आप 200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी ऑफ 15%, ठीक है, ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 10 करोड़ रुपया। तो अगर आपने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका सब्सिडी आपको 15% मिल जाएगा, ठीक। 15% मतलब 200 करोड़ रुपए का 15% कितना होता है? 30 करोड़ रुपए। तो 30 करोड़ आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 10 करोड़ ही मिलेगा।
तो ऐसा नहीं कि आपने अगर 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए उसका 15% सब्सिडी मिलेगा आपको, यानी 30 करोड़ रुपए हो गए तो आपको 30 करोड़ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 10 करोड़ ही रखा गया है। तो 15% तो मिलेगा, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर 200 से 1000 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें भी 15%, लेकिन मैक्सिमम 150 करोड़। ठीक, तो 15% या 150 करोड़ जो भी ज़्यादा है उसमें से वो आपको मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए का रखा है तो उसमें 250 करोड़ या 10%, जो भी ज़्यादा हो, ठीक, तो उतना मिलेगा आपको। और प्लस इसमें एक और प्रावधान है, शैल बी गिवन टू इन्वेस्टर्स इन फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग INR 1000 करोड़ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ मिनिमम 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ का मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये कैपिटल सब्सिडी मिल पाएगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप या मतलब जो भी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, वो इंटरेस्ट सब्सिडी। अब देखिए, ये इंटरेस्ट जो आप लोन लेंगे उस पर इंटरेस्ट जो आपका लगेगा उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर तो जो सब्सिडी दी जा रही थी वो कैपिटल सब्सिडी थी। कैपिटल सब्सिडी मतलब कि आप जो मशीनरीज वगैरह लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, उनका जो कॉस्ट आएगा उसके कॉस्ट पे जो आपको सब्सिडी दी जाएगी वो था। अब यहाँ पे आप जो लोन लेंगे बैंक से उन सब चीज़ों को लगाने के लिए, उस पे जो आपको सब्सिडी दी जाएगी उसके इंटरेस्ट पे, वो है यहाँ पे। तो 5% का एनुअली आपको सब्सिडी दी जाएगी अप टू 200 करोड़ ऑफ लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NBFC वगैरह, उसके तहत, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन भी दिया जाएगा, 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया जाएगा, ठीक है, ऑन परचेज या लीज ऑफ लैंड। अगर आप कोई लैंड परचेज करते हैं या उसका लीज लेते हैं तो उसके स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, उस पर 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैसे भी कुछ खास ज़्यादा पैसा लगता नहीं उसमें। फिर पेटेंट कॉस्ट रिम्बर्समेंट देख लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो इंडिया में नहीं है या इंटरनेशनल लेवल पे किसी और कंपनी ने नहीं बनाया, तो उस पर आपको पेटेंट के लिए क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो 5 लाख रुपए फॉर डोमेस्टिक एंड 10 लाख रुपए फॉर इंटरनेशनल पेटेंट के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से दिए जाएंगे। प्रोविज़न फॉर लैंड, अब आपको लैंड चाहिए तो लैंड खरीदने के लिए आपको क्या क्या सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, हर लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस पॉलिसी के अंदर सब्सिडी आपको दिया है। जो भी अपना कंपनी या प्लांट लगाने चाहेगा उसको सब्सिडी मिली है। तो काफ़ी कन्वीनियंट पॉलिसी है ये, एक तरीके से देखी जाए तो। 25% लैंड सब्सिडी दी जाएगी लैंड परचेज पर। किस कंडीशन में? अगर वो लैंड खरीदता है मध्यांचल या पश्चिमांचल वाले एरिया में, यानी जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है या जो हमारा वेस्ट का उत्तर प्रदेश है उस एरिया में अगर वो लैंड खरीदता है तो 25% लैंड सब्सिडी दी जाएगी। 50% लैंड सब्सिडी दी जाएगी अगर वो बुंदेलखंड रीजन या पूर्वांचल वाले ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड खरीदता है तो, ठीक। यहाँ पे अगर वो कंपनी इस्टेब्लिश करने जा रहा है या फैक्ट्री या प्लांट लगाने जा रहा है तो। स्किल डेवलपमेंट के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन शैल बी अलाइंड विथ रिक्वायर्ड स्किल सेट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू पास द बेनिफिट ऑफ द स्कीम टू एलिजिबल्स। मतलब इसको जो उत्तर प्रदेश का स्किल डेवलपमेंट मिशन है उससे इस पॉलिसी को अलाइन किया गया। तो जिसके पास भी स्किल होगी इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, जो स्किल चाहिए उससे रिलेटेड, वो फैसिलिटेट करेगा, वो आके अपना स्किल दे सकता है। तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह बेसिकली यही बात कही गई है इसमें होगी। फिर एक प्रोविज़न रखा गया 24/7 ऑपरेशन का। तो जो भी ये प्लांट्स वगैरह लगेंगे इसमें 24/7 ऑपरेशन होगा। और जो वुमेंस का है एम्प्लॉयमेंट इन ऑल 3 शिफ्ट्स, तीनों शिफ्ट्स में वो अपना जो श्रम दे पाएंगी, ठीक है। इसके लिए फैसिलिटी वगैरह की जाएगी, उनकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए प्रावधान भी इस पॉलिसी में किए गए हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए, जिसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं 24/7 ऑपरेशन और 3 शिफ्ट्स के प्रोविज़न किए गए हैं वुमेन्स के लिए। और स्किल के बारे में लिखना होगा तो स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उत्तर प्रदेश का, उसको लिंक किया गया है इस इंडस्ट्री मतलब इस पॉलिसी से, ऐसे लिख सकते हैं। फैब यूनिट के बारे में क्या क्या प्रोविजंस इसमें किया गया। फैब यूनिट होता क्या, सबसे पहले उसको ये समझिए। तो देखिए, फैब यूनिट मैंने बताया आपको सेमीकंडक्टर बनाने का एक प्लांट होता है और कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इसमें जो भाषा यूज़ की गई है पॉलिसी में वो ये है, फैब यूनिट इज अ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वेयर डिवाइसेज सच एज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक। तो मतलब जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसको फैब यूनिट कहेंगे। ये सारे सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पैकेज अनाउंस किया गया पॉलिसी में फैब यूनिट के लिए? स्पेशल पैकेज विल बी कंसीडर फॉर फैब यूनिट इंक्लूडिंग लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल शेयरिंग, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव। तो मतलब जितने भी
चीज़ें इस्तेमाल होंगी 5 यूनिट में, चाहे वो लैंड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव उनके लिए दिए गए हैं। ठीक है, और इसको अप्रूव करेगा इम्पोर्ट कमेटी, जो भी इंसेंटिव होगी उसको अप्रूव करेगा इम्पोर्ट कमेटी। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसका डेफिनेशन आपने अभी तक नहीं जाना होगा। तो इसका डेफिनेशन ये है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत दिस क्लस्टर्स आर टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है ना, ये सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ बनते हैं, उनके पार्ट्स जहाँ बनते हैं, सब उनकी असेंबल जहाँ पे किया जाता है, उनसे जो रिलेटेड मटेरियल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बुलाता है। क्लस्टर मतलब बेसिकली एक एरिया ऑफ लैंड है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये सिर्फ सारी चीज़ें बनाने का काम किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहलाएगा। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2020। अगर आपको ये एक बार में न समझ में आया हो, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें अंदर गई थी दिमाग में, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ा था। तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से पढ़िएगा, मैंने आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर नहीं समझ में आती है आपको तो एक बार 2 बार और आप देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें लिखी गई है ऑथेंटिक है, सारे गवर्नमेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। जो भी गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड किया गया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज के बारे में, वर्ड टू वर्ड चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी उसी को केवल हटाया गया, जो हमारे प्रीलिम्स के और मेंस के पर्सपेक्टिव से एकदम यूजलेस थी। तो आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।